नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं हम विनायक बैच की। अंकित भाटी सर द्वारा एक विनायक बैच चलाया गया है यूपीएसआई के लिए, विनायक 2.0। ठीक है, इससे पहले विनायक बैच भी आया था। अब इस समय विनायक 2.0 है जो यूपीएसआई के लिए है। इसमें हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी पढ़ा रहे हैं ममतेज सर। ममतेज सर जो है अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर दे रहे हैं तो उसके बाद उस चैप्टर से जो है 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगभग वर्कशीट में दे रहे हैं। ठीक है, जो सिर्फ आपको पेड कोर्स में ही मिल रहा है, आपको टेलीग्राम या फिर RW ऐप पर यह पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। आप अगर बैच खरीदे हैं तभी जाके यह पीडीएफ आपको मिल पाएगा। तो आज हम बात करते हैं इस पीडीएफ को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में। हम बात करते हैं वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है ममतेज सर द्वारा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन ममतेज सर दिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम आज इस वीडियो में 50 तक के क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करते हैं यह पीडीएफ जो है ममतेज सर द्वारा जो दिया गया है हिंदी का वर्कशीट वाला, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से जाके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी के साथ साथ रीजनिंग का भी वर्कशीट सॉल्व किया जा रहा है, मैथ का भी सॉल्व किया जा रहा है। अगर आप सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं वर्णमाला से। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमें बताना है कितनी है। ऑप्शन में आपको दिया गया है 11 है, 10 दिया गया है, 9 दिया है, 13 दिया गया है। हमसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या जब भी बात करेगा तो आप कहेंगे 11 है। 11 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहले वाले ऑप्शन में है, तो 11 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि मूलतः कितने स्वर हो जाएंगे, अगर मूलतः की बात करेगा, मूल स्वरों की संख्या की बात करेगा, मूल स्वरों की संख्या की बात करेगा तो उसमें अयोगवाह जो होते हैं, यह दोनों स्वर को ऐड करके कुल टोटल संख्या कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे टोटल 13 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे स्वरों की संख्या 11 है। अगर अयोगवाह को शामिल कर लिया जाएगा तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, बताना है पुल्लिंग शब्द नहीं है। ज और अ, च और ट, ई, अ, प, इनमें से बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। बात करते हैं ज और आ की, तो यह दोनों आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। च और ट भी पुल्लिंग शब्द होता है, अ और प भी पुल्लिंग शब्द होता है। लेकिन जो हमारा बचा है बी सी वाला ऑप्शन, ई और ई, यह आपके जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग नहीं होते हैं। हमसे वही पूछा गया था कि कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो आप कहेंगे ई और ई वाला। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग की ध्वनि जो है वह किस वर्ग में आती है, वत्स्य वर्ण में आती है, कंठ में आती है, तालव्य में आती है या दंत में आती है। कंठ वर्ग की बात करते हैं तो यह का वर्ग का सभी स्वर आते हैं, और तालव्य की बात करते हैं तो यह आपका च वर्ग आता है इसमें। दंत की बात करते हैं तो इसमें ता वर्ग आता है, द 10 याद करते हैं ता वर्ग, क्योंकि द इसी में आता है बीच में, तो आप कहेंगे दंत से ता वर्ग हो जाएगा। च की बात करते हैं, च वर्ग किस में आता है, तो आप कहेंगे तालव्य में आता है। हमसे वही पूछा गया था कि च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो आप कहेंगे तालव्य वर्ग में आती हैं, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आप देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसमें, अब जो यह वर्ण विच्छेद किया गया है इसका सही अक्षर क्या हो जाएगा, सही शब्द क्या हो जाएगा, इसे बताना है हमसे। जैसे कह रहा है कि द में स्वर को हटा दिया है, तो आप कहेंगे द को अगर इसमें हम स्वर को शामिल करेंगे द हो जाएगा। क और स, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यह होता है आपका छ। ठीक है, क्या होता है छ।
इसमें आ की मात्रा भी शामिल कर देंगे तो आप कहेंगे स्वर भी इसी में शामिल हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। दक्ष आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि जो यह छ का विच्छेद भी पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे क प्लस सा मिल करके बनता है छ, ठीक है। लेकिन इसमें से सा से स्वर भी हटा दिया गया था तो प्लस करके आ साइड में लिखा गया था, तो इन सभी को मिला करके क्या होता है तो आप कहेंगे दक्ष हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वह कौन से वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या फिर ध्वनि कहते हैं? हमसे पूछा गया है कि जो स्वर की सहायता लेकर बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं का के अगर हम इसमें से स्वर को हटाते हैं तो आप कहेंगे हलंत लगा करके और स्वर को निकाल दीजिए, तो यह हो गया स्वर। और दोनों को मिला दिया जाएगा तो आप कहेंगे जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता लेकर के ही बोले जाते हैं, तो व्यंजन हमारा हो जाएगा क। अगर इसमें से स्वर को हटा दिया जाएगा तो का को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें स्वर जो है शामिल होते हैं। वही हमसे पूछा गया था जो स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए 5 प्रश्न हो गए हमारे। छठवां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए छठवां प्रश्न आपका यहाँ ऊपर दिया गया है। देखिए अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में बता करके आया है, 5वां प्रश्न जो था उसमें आप तो बताइए, हमसे कह रहा था व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं तो यह हो गया हमारा क में व्यंजन शामिल है, ठीक है। अगर हम इसमें व्यंजन को निकाल देते हैं, स्वर को निकाल देते हैं तो हम इस प्रकार में का को लिखा जाता है। तो जो नीचे यह सिंबल लगाया गया है यह चिन्ह का क्या नाम है, तो आप कहेंगे इस चिन्ह को तो हलंत कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो आप कहेंगे व्यंजन में से अगर स्वर को निकालना है तो हलंत का चिन्ह लगा करके स्वर को निकाल दिया जाता है, ठीक है। हमसे वही पूछा गया था तो आप कहेंगे इसे हलंत कहते हैं, ऑप्शन सी वाला। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग किया गया है। इनमें से किसमें जो है ऋषि का प्रयोग किया गया, जो री होता है ऋषि वाला। क्या क्रियम किया गया है, वर्षम किया गया है, रिपु में किया गया है, वृष्टि में किया गया है। री की अगर हम बात कर लेते हैं, इसका जो री होता है इसकी मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। 1 मिनट, देखिए सीधा सीधा बात करें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो किस शब्द में लिखा गया, तो आप कहेंगे वृष्टि में, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, री का प्रयोग इसमें किया गया है। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कह रहा है स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब उन्हें कहा जाता है संयुक्ताक्षर स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर स्वर कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। देखिए अब 9 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वर्ण जो है अघोष है। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं, पहले इसका वर्ग को पूरा लिख देते हैं। का के बाद क्या आएगा, ख आएगा, फिर ग हो जाएगा, घ हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है अघोष। अघोष की अगर हम बात कर लेते हैं तो अघोष जो होता है शुरुआत के पहले और दूसरे अघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा जो होते हैं यह होते हैं सघोष। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, ठीक है, अघोष होता है। हमसे पूछा गया था कि कौन सा अघोष वर्ण हो जाएगा, तो आप कहेंगे इनमें से कौन सा अघोष वर्ण हो जाएगा। का आपको दिया गया है,
ग तो आपका तीसरा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह सघोष हो जाएगा। घ भी सघोष हो जाएगा। ज जो होता है तीसरे पे आता है, च छ ज, तो तीसरे पे आ जाएगा, तो यह भी आप कहेंगे सघोष हो जाएगा। अघोष होते हैं पहला और दूसरा, तो पहले में केवल क दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 के बाद देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वर्णों के समुदाय को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है अब, ए कह रहा है ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए के उच्चारण में किसकी किसकी सहायता ली जाती है? तो आप कहेंगे ए का जब उच्चारण किया जाता है तो कंठ और तालु के उच्चारण की सहायता से इसे बोला जाता है ए। तो आप कहेंगे कंठ और तालु, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब। 12 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण जो स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें स्वर शामिल होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को स्वर कहते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया जो स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि ढ वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? ढ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है और वर्ग के रिक्त स्थान सही पूर्ति कीजिए। इसमें कह रहा है कि ढ जो है किस वर्ग में आता है, चलिए बताना है। ढ की बात कर लेते हैं तो किस में आता है? ट ठ ड ढ, ट वर्ग में आता है, तो ट वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ट वर्ग की, तो देखिए पहले होता है कंठ, का वर्ग हो जाएगा। तालु की बात करते हैं या तालब भी कहा जाता है, च वर्ग हो जाएगा। कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा हो जाएगा आपका ट वर्ग। और दंत की बात करते हैं तो दंत हो जाएगा त वर्ग। ओष्ठ की बात करते हैं तो ओष्ठ आपका हो जाएगा प वर्ग। हमसे बात किया गया था ट वर्ग की, तो आप कहेंगे अगर पूछा जाएगा ट वर्ग का उच्चारण स्थान तो मूर्धा हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया था कि ढ जो है किस वर्ण के चौथे स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे ट वर्ग के चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 13 हो गया है, 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो आप कहेंगे स्वर की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं यह हमें बताना है। 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं। वर्णों के भेद की बात करते हैं तो 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 15 के बाद देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। देखिए अब 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स का उच्चारण स्थान बताइए। स का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। कंठ की बात कर लेते हैं तो इसमें क वर्ग आता है, क वर्ग आ जाएगा। स की बात करते हैं तो स जो है तालु वर्ग में शामिल है। ठीक है, तालु वर्ग में बोला, जैसे च छ जा के साथ में इसे सा को भी बोला जाता है। और इसके साथ कौन कौन से शामिल होते हैं इसकी बात कर, अगर तालु में और हम बात करते हैं तो स के साथ साथ क्या आता है? देखिए पहले तो च वर्ग पूरा आ जाएंगे, फिर एक छोटी ई आता है, उसके साथ बड़ी ई आता है। ठीक है, और क्या आता है? य आता है, स आता है, और एक ई की बात कर, ई तो लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 यहाँ शामिल हो जाएंगे, यह तालु वर्ग में आते हैं, चा वर्ग भी इसी का है। आगे बात करते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द में
रा व्यंजन नहीं है। किस में बताना है रा नहीं है? मात्रा में, मूर्धा में, क्रम में, मातृभूमि में। किस में रा का प्रयोग नहीं किया गया है? रा का प्रयोग नहीं किया गया है, हमसे पूछा गया है। मात्रा की बात करते हैं तो त्र में रा आता है। मूर्धा की बात करते हैं, मूर्धा में यह रा लिखा गया है। क्रम की बात करते हैं तो नीचे रा की मात्रा लिखा गया है। लेकिन मातृभूमि की बात करते हैं तो इसमें रा का प्रयोग नहीं किया गया है। मातृ जो होता है यह जो है ऋषि का होता है, ठीक है, ऋषि की मात्रा होती है, तो आप कहेंगे यह ऋषि का हो जाएगा मात्रा। भूमि मी में जो है इसमें कहीं भी आपका र का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखते हैं कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? नासिक द्वारा कौन सा व्यंजन उच्चारित किया जाता है? ड है, अड़ है, ज है, ड है, द है। तो देखिए नासिक की जब भी बात की जाएगी तो वर्ण का जो वर्ग का 5वां अक्षर होता है, जैसे लास्ट में हम देखते हैं अंगा होता है और क्या होता है इया होता है। 5वां की बात करते हैं, इया होता है, ड़ होता है, न होता है, म होता है, ठीक है। यह जो 5वां अक्षर होते हैं यह नासिक की सहायता से बोले जाते हैं, नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो इनमें से कौन सा आ रहा है? तो आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन अड़ा दीजिए जो दिया गया है, यह नासिक से बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है इनमें से ऋषि का अर्थ क्या होता है? जो ऋषि दिया गया है इसका अर्थ क्या है? व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, दोनों है या फिर स्वर है? बताइए क्या कहलाते हैं रि जो दिया गया है? आप कहेंगे अगर रि की बात की जाएगी तो यह स्वर में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है, स्वरों में इसको शामिल किया जाता है। 19 का डी वाला। 20 की बात कर लेते हैं, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? वही हो गया, छ का क्रम किसके बाद आता है? तो आप कहेंगे क प्लस होता है इसके साथ क्या? स। अब बताइए किसके बाद पहले कह रहा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसके बाद जो है यह छ हो जाता है। तो किसके बाद आया है? तो आप कहेंगे क के बाद आया है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? सभी को पता है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। मूर्धा की बात करते हैं तो ट वर्ग हो जाएगा। नासिक की बात करते हैं तो 5वां अक्षर होता है जिसमें अंगा शामिल है, ना हो जाएगा, मा होते हैं, इया होते हैं, रा होते हैं। तालु की बात करते हैं तो कंठ के बाद तालु आता है, च वर्ग हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था पा वर्ग तो ओष्ठ हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन से हो जाएंगे? नासिक के व्यंजन कौन से हो जाएंगे इनमें से बताना है। अभी हमने बताया है 5वां अक्षर होता है, ना जो हो जाएगा यह नासिक व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन को सघोष कहते हैं। पहले सॉरी कह रहा है तीसरा, चौथा और पांचवें व्यंजन को सघोष कहते हैं। जी बिल्कुल सघोष कहते हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि असत्य बताना है, यह तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे को अघोष कहते हैं। जी बिल्कुल, पहला और दूसरा यह जो होते हैं दोनों अघोष कहलाते हैं, यह भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, समस्त स्वर घोष ध्वनि होती हैं। आप कहेंगे समस्त स्वर, स्वर की बात करते हैं, हाँ घोष ध्वनि हो जाएगी। और सभी विसर्ग अघोष होते हैं, विसर्ग अघोष नहीं होते हैं। जो विसर्ग होते हैं वह अघोष नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे असत्य हमसे पूछा गया था तो डी वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, संकेत कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं बताइए? भाषा की मूल इकाई को कहा जाता है दोस्तों ध्वनि, ठीक है। भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से किसका उच्चारण होता है? कंठ के बाद आता है तालु,
तो तालु में चा वर्ग आते हैं, चा वर्ग में जा आता है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए 26 की बात कर लेते हैं। देखिए 26 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जिसे कहा जाता है, बताइए। फ है, भ है, ढ है या ह है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं तो देखिए प और भा की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपके ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, ढ की बात करते हैं तो द वर्ग में आता है, दंत हो जाएगा। ठीक है, दंत की सहायता से। अब बचा हमारा केवल केवल ह, तो आप कहेंगे इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। इसके साथ कौन कौन से शामिल होते हैं, बड़ा सा होता है, मूर्धन्य सा भी होता है, छोटा सा भी होता है और हा भी होते हैं। इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब 26 तक के प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। देखिए कह रहा है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण क्या होता है, नाक और मुंह से होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है, ओष्ठ से होता है। अनुनासिक स्वरों की बात करते हैं तो अनुनासिक स्वरों की जब भी बात की जाएगी तो आप कहेंगे ओष्ठ से तो नहीं हो जाएगा, केवल मुंह से भी नहीं बोला जाता है और केवल नाक से भी नहीं बोला जाता है, तो आप कहेंगे नाक और मुंह दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं अनुनासिक स्वरों। तो ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, आपसे कह रहा है किसका उच्चारण स्थान जो है दंत से है। दंत से किस वर्ग को बोला जाता है, तो आप कहेंगे दंत में आते हैं ता वर्ग। कौन से, ता वर्ग आते हैं। तो ता वर्ग का कौन सा व्यंजन दिया गया है, तो आप कहेंगे त थ द ध न। न जो है ता वर्ग का है, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा दंत। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। कंठ होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। कंठ का मतलब है का वर्ग केवल ध्वनि होनी चाहिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान होना चाहिए। का वर्ग को कहते हैं हम कि जो है कंठ। तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, था तो आएगा नहीं। ठीक है, धा भी नहीं आएगा, फ भी नहीं आता है का वर्ग कंठ वर्ग में। तो कौन कौन से बचे, आप कहेंगे अंगा बचा है। कौन बचा है, अंगा बचा है, यह आ जाएगा आपके कंठ में। और अल्प प्राण भी होते हैं। अल्प प्राण की बात करते हैं तो पहला, तीसरा, पांचवा का हो जाएगा, ग हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, ये अंगा हो जाएगा। ठीक है, यह जो होते हैं यह आपके होते हैं, आप कहेंगे इन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। बचे बीच में जो ख होता है और घ होता है, यह दोनों को कहा जाता है क्या, महाप्राण भी कहते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया था अल्प प्राण, तो आप कहेंगे अंगा वाला दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिनके उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं या फिर लघु स्वर कहते हैं। जहाँ दो स्वरों के दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे गुरु या फिर लघु या फिर दीर्घ कहते हैं। लघु छोटा होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, दीर्घ हो जाएगा। लघु इसमें केवल अ की मात्रा, जैसे एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ कहा जाता है किसे, गुरु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं 31 नंबर के प्रश्न की। कह रहा है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, बताना है। 11 होती है, 14 होती है, 13 होती, सॉरी 3 होती है या फिर 25 होती है। हमसे पूछा गया है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श वर्णों की संख्या की बात करेंगे तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से किसके बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। किसके बिना व्यंजन का उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है कि स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना,
उपसर्ग के बिना या फिर विसर्ग के बिना। अगर व्यंजन का आप उच्चारण करना चाहते हैं तो आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी तभी आप व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं का एक व्यंजन है, लेकिन इसमें जो है स्वर शामिल किए गए हैं। स्वर को हटाने के लिए नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तब आपका स्वर निकलकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमसे पूछा गया था कि व्यंजन का उच्चारित नहीं किया जा सकता, बिना स्वर के बिना आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला बताना है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन होते हैं। ला की बात करता है तो आप कहेंगे ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए 34 के बाद 33 के बाद 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है कंठ का है। कंठ में आते हैं आपके, आप कहेंगे का वर्ग आता है। अब का वर्ग का कौन कौन से हैं, त दिया है, ता तो नहीं है, का वर्ग में आता है। पा भी नहीं आता है, च भी नहीं आता है, तो आप कहेंगे ग जो है यह का वर्ग का है। तो आप कहेंगे कंठ का किसमें उच्चारण किया जाता है, ग को जो है कंठ का उपयोग किया जाता है। चलिए कह रहा है कि कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। पांचवा अक्षर इनमें से बताना है कि कौन सा हो जाएगा। स पांचवा अक्षर है, नहीं। गा तो तीसरे अक्षर पे आता है। द की बात करते हैं, द भी तीसरे अक्षर पे आता है, लेकिन मा जो दिया गया है यह ओष्ठ होता है, प वर्ग का अंतिम अक्षर, अर्थात आप कह सकते हैं पंचमा अक्षर है। ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। 36 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल वर्णों की संख्या पूछा है तो आप 50, 52, 53, 51 कुल वर्णों की बात करते हैं। तो कुल वर्णों की जब भी बात किया जाएगा तो आप कहेंगे कुल वर्णों की जो संख्या होती है वह होती है 53 होती है। कौन सी होती है, 53। कुल वर्णों की संख्या जब भी बात करेगा तो आप कहेंगे 53 होती है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, बताना है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं आपके स, तीनों स होते हैं और लास्ट में एक आता है ह। यह होते हैं ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, क्या ज है, नहीं है। प है, नहीं है। व भी नहीं है। बचा कौन सा, यह दिया गया है, देखिए यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया है, तो आप कहेंगे दूसरा वाला है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन दिया गया है। ठीक है, चलिए 37 के बाद हो गया आपका 38 नंबर का प्रश्न, देखते हैं अब। 38 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि घ है, ग, ड, ठ, त इनमें से अघोष व्यंजन हमें बताना है। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं और सघोष व्यंजन की। अघोष की बात करते हैं तो पहला और दूसरा, पहला व दूसरा अघोष होते हैं, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं यह आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यह दोनों अघोष होते हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन सा, हमसे पूछा जा रहा है अघोष, तो पहले और दूसरे पे कौन कौन से व्यंजन आते हैं। घ तो चौथे पे आता है तो नहीं हो जाएगा। ग आप कहेंगे तीसरे पे आता है तो नहीं हो जाएगा। ड की बात करते हैं, ट, ठ, ड नहीं हो जाएगा। ठ की बात करते हैं, ट और ठ है, ठीक है, ठ दूसरे पे आता है। और त की बात करते हैं, ता भी पहले पे आता है। तो व्यंजन अघोष कौन कौन से हो गए, तो आप कहेंगे केवल और केवल दो हैं। दो किस ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे 38 का सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अघोष होता है पहला और दूसरा अक्षर, सघोष होता है तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 38 के बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है। देखिए 39 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण बताना है। तालव्य भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। ठीक है,
तालव्य की बात करते हैं तो कंठ और तालु। तालु जो होता है चा वर्ग वाले होते हैं, ठीक है, चा वर्ग शामिल होता है। अब चा वर्ग का कौन सा व्यंजन दिया गया है, तो आप कहेंगे घा तो का वर्ग का है, इया भी दिया गया है, झ भी दिया गया है, छ भी दिया गया है, यह तीनों चा वर्ग हैं। अब हमें महाप्राण निकालना है। महाप्राण की हम बात करते हैं तो देखिए, एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण की बात करते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा होता है। महाप्राण होता है दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। दूसरा चौथा महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा जो होते हैं यह अल्प प्राण होते हैं। अब बताइए, यहाँ जो दिया गया है यह तो दिया गया है पांचवा अक्षर होता है, तो पांचवा क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्प प्राण होता है, यह नहीं हो जाएगा, ठीक है। च छ ज झ, ठीक है, झा हो जाएगा और छ दोनों आते हैं महाप्राण में। लेकिन यहाँ लास्ट में भी देखिए, यहाँ आपसे और एक पूछा जाता है, घोष वर्ण भी होना चाहिए, और यह जो होना चाहिए एक तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, उसके साथ साथ घोष वर्ण भी होना चाहिए। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे घोष वर्ण होते हैं घोष वर्ण आपके होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। बाकी पहला और दूसरा जो होते हैं यह आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं यह आपके सघोष या फिर घोष वर्ण होते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा चा वर्ग का तालव्य वर्ग का होना चाहिए। तालव्य वर्ग के 3 दिए गए थे, यह घा नहीं दिया गया था, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था महाप्राण, तो महाप्राण होते हैं दूसरा और पांचवा होना चाहिए था। यहाँ जो दिया गया था अल्प प्राण का दिया गया था। अब हमसे फिर पूछा गया था कि घोष वर्ण भी होना चाहिए। घोष वर्ण की जब भी बात किया जाएगी तो पहला और दूसरा जो होते हैं अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होते हैं यह सघोष होते हैं। अब तीसरा क्या हो, यह तो दूसरा दिया गया है, तो आप कहेंगे तो अघोष हो जाएगा, बचेगा कौन, चौथे स्थान पे है आपका स, झा हो जाएगा, झा को आप कहेंगे सघोष है, ठीक है। तो आप कहेंगे तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कंठ है महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष वर्ण भी होना चाहिए। कंठ में क वर्ग आएगा तो त थ यह नहीं आएगा, फ भी नहीं आएगा, ओष्ठ है। अब बचे हैं दो, घ और ग बचा है। अब देखिए, महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण जो होते हैं यह आपके महाप्राण की बात करते हैं तो यह होता है आपका पहला और सॉरी महाप्राण है ना, महाप्राण की बात करते हैं तो दूसरा और चौथे महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण की बात की जाएगी तो अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा, यह अल्प प्राण होते हैं। घोष वर्ण की बात कर लेते हैं। देखिए, घोष वर्ण भी होना चाहिए, तो घोष वर्ण होता है तीसरा, चौथा, पांचवा होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए, क ख ग घ, घा, घा की बात करते हैं तो घा महाप्राण है, घा चौथे स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। और घोष वर्ण भी है तो आप कहेंगे घोष वर्ण में भी यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी शामिल है, तो आप कहेंगे घा वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ग नहीं होगा, क्योंकि गा जो है महाप्राण ना होकर के अल्प प्राण है, ठीक है। गा क्या है, अल्प प्राण है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। चलिए इनमें से बताना है अघोष कौन सा है, सिर्फ अघोष ही पूछ लिया गया है। क, ग, ज और घ। अघोष कौन कौन से होते हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा बताना है। चलिए अब इनमें से बताइए पहला और दूसरा किसमें शामिल है। आप कहेंगे ख दूसरे स्थान पे आता है, ग तीसरे पे आता है, च छ ज तीसरे पे आता है, घ की बात करते हैं चौथे पे आता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला वाला ही, ख जो होता है यह दूसरे स्थान पे आता है, और अघोष वर्ण जो होते हैं पहला और दूसरा ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, कितने व्यंजन है यहाँ हमें बताना है हिंदी वर्णमाला में।
हिंदी वर्णमाला में बात की जा रही है तो आप कहेंगे हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन की संख्या होती है वह 33 होती है। कितने होते हैं? 33 होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 42 हो गया है, 43 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रखते हैं इसको। कह रहा है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ और तालव्य होना चाहिए, दीर्घ स्वर भी होना चाहिए। दीर्घ स्वर वर्ण का कौन सा उदाहरण होना है? पहली बात तो कंठ तालव्य होना चाहिए। कंठ तालव्य की सहायता से कौन कौन से बोले जाते हैं वह हमें पहले पता कर लेना चाहिए। तो कंठ और तालव्य की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या ऊ जो दिया गया है यह कंठ और तालव्य से बोला जाता है? नहीं, आप कहेंगे यह तो ओष्ठ से बोला जाता है। औ की अगर हम बात करते हैं तो यह कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, जिसे कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, यह कंठोष्ठ होता है। ऋ की बात करते हैं तो ऋषि आपका जो होता है यह किस में आता है? तो यह आता है आपके मूर्धा में आता है। किस में आता है? मूर्धा में आता है। बचा हमारा कौन सा है? ए उच्चारण स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा कंठ और तालव्य की सहायता से कंठ और तालु। कंठ के साथ साथ तालु का भी प्रयोग किया जाता है, तब उसे कहते हैं कंठ तालव्य। इसमें कौन कौन से आते हैं? आप कहेंगे एक ए आएगा और एक आई भी आएगा, दोनों आते हैं यह कंठ तालव्य में। ऑप्शन कौन सा दिया गया था? डी वाले में दिया गया था, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का दोस्तों प्रश्न यहीं रखते हैं, बाकी अभी क्वेश्चन काफ़ी हैं। अगर आप दूसरा पार्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आगे का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।